हेलो, वेलकम, नमस्कार। 100.7 FM आकाशवाणी लखनऊ पर मैं हूँ मीनू खैरे और आज बातें मुलाकातें के इस अंक में हाजिर हूँ एक बार फिर आपके साथ एक ऐसी शख्सियत को लेकर जो अपने आप में बिल्कुल अलग है। सिलसिलेवार चलते हैं। इनका जन्म हुआ 5 मई 1935 को, यानी कि इस समय उनकी उम्र ओनली 88 इयर्स। आवाज तो आपने सुन ली, लेकिन अभी थोड़ा सीक्रेट रखते हैं, थोड़ा सस्पेंस रखते हैं। वो एक बहुत अच्छे पेंटर हैं, वो एक बहुत बड़े राइटर हैं, ऑथर हैं। उन्होंने कितनी किताबें लिखी हैं? 80 किताबें वो लिख चुके हैं। उनमें से कुछ किताबें हिंदी में हैं, कुछ अंग्रेजी में हैं और कुछ गुजराती में हैं तो कुछ उर्दू में हैं। वो बहुत तेज तर्रार पत्रकार हैं। वो वाटर कंजर्वेशन के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम करते हैं। जल संरक्षण के लिए जो आपका अभियान है उसका नाम क्या है? उसका नाम ड्रॉप डेड फाउंडेशन। ड्रॉप यानी बूंद जी, ड्रॉप डेड यानी कि अगर बूंद मरी तो हम सब मरे। जल संरक्षण का काम करते हैं, लेकिन बिल्कुल अनोखे अंदाज में। उन्होंने नाटक लिखे हैं, वो स्क्रीन राइटर भी हैं। उनकी लघु कथाओं की पुस्तक है तीसरी आंख, उस पर उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। और आज पूरे 1 घंटे तक वो मेरे साथ रहेंगे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है बातें मुलाकातें। लेकिन थोड़ा सस्पेंस और रख लूं, अगर आप कहें नाम भी ना बताऊं मेरे साथ कौन है, लेकिन उनकी पसंद का एक गीत हो जाए। अगर आपकी पसंद का पहला गीत बजाना चाहूं तो वो कौन सा गीत होगा? सबसे प्यारा मेरा सॉन्ग है तू प्यार का सागर है। सुनते हैं ये सॉन्ग और फिर लौट कर आते हैं। खास मेहमान से आपकी मुलाकात कराते हैं। प्रोग्राम बातें मुलाकातें और मैं मीनू खैरे। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। पंछी उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार, पंख है कोमल, आँख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू ही से समझा, अब तू ही से समझा, राह भूले थे कहाँ से हम, राह भूले थे कहाँ से हम।
उधर है मौत खड़ी, कोई क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी, उलझन आन पड़ी। कानों में जरा कह दे, कानों में जरा कह दे कि आए कौन दिशा से हम, कि आए कौन दिशा से हम। तू प्यार का सागर है, मेरी एक बूंद के प्यासे हम, मेरी एक बूंद के प्यासे हम। नमस्कार, एक बार फिर से अभिनंदन है। प्रोग्राम बातें मुलाकातें 100.7 FM आकाशवाणी लखनऊ के इस हमारे साथ आज बहुत बड़ी शख्सियत आबिद सुरती साहब हैं। जैसा कि मैंने बताया कि वो बड़े लेखक हैं, वो बड़े पेंटर हैं, वो बड़े पर्यावरणविद हैं, बड़े राइटर हैं, नाटक लिखते हैं, वो स्क्रीन राइटर हैं और न जाने क्या 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 क्या। और सबसे बड़ी बात है कि वो 88 वर्ष के युवा हैं। बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत खैर मकदम करती हूँ आबिद सुरती साहब आपका आकाशवाणी लखनऊ के स्टूडियोज में। धन्यवाद जी। आपको देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा यूं कि 88 साल की उम्र में इतने युवा दिखने वाले आबिद सुरती साहब मेरे बगल में बैठे हैं। क्या बात है, क्या बात। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही हो जाए कि आखिर इस युवा कलेवर है, जो युवा तेवर है, इसका राज क्या है? राज बड़ा सिंपल है। हाँ जी। कि जब मैं छोटा था, बच्चा था, तब मेरे मित्र जो थे वो 60 के ऊपर थे, यानी कि सीनियर सिटीजन्स। अरे वाह 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 वाह। और अब जो है मेरे जो मित्र है वो सारे बच्चे हैं। तो बच्चों से जो एनर्जी मिलती है हमें, वो एनर्जी हमें कभी बूढ़ा नहीं बना सकती। बिल्कुल, बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। मुझे लग रहा है मैं भी थोड़ा यंग फील कर रही हूँ आबिद सुरती साहब के साथ बैठ के। जी आबिद साहब, ये मन में आता है कि ये आपका नाम आबिद सुरती कैसे पड़ गया? मुझे ये तो पता है कि आप सूरत से ताल्लुक रखते हैं, सही बात। लेकिन ये सुरती कैसे नाम पड़ गया आपका? तो सूरत में रहने वाले सुरती कहलाते हैं, लेकिन यहाँ सुरती का मतलब कुछ और होता है समझे। अच्छा, एक चीज और भी चर्चा करूं। बहुत बचपन से जिस कार्टून को मैंने देखा, कार्टून को ना ढब्बू जी, तो ढब्बू जी का जो कार्टून है वो मेरे बचपन में इस तरह से रचा बसा है कि कभी सोचा ही नहीं कि इस कार्टून की भी कोई रचना करता होगा, इसे भी कोई गढ़ता होगा, इस पर भी कोई लिखता होगा। मुझे तो ऐसा लगा जैसे हवा, पानी, सूरज, चांद है, वैसे ही एक कार्टून को ना ढब्बू जी भी है, जिसे मैं बहुत पसंद करती थी। जी। मैंने कहीं पढ़ा कि आपको ही लोग ढब्बू जी कहने लगे। जी, तो शुरुआत ढब्बू जी से हो जाए। कैसे हुई कार्टूनिस्ट, आप कैसे बन गए? ढब्बू जी जो सबसे पहले मैंने उसकी शुरुआत की थी तो गुजराती से की थी, और गुजराती में डब्बू जी का जो नाम था वो बटुक भाई यानी बौने मियाँ, और उसका फिगर भी आप देखेंगे तो बीवी काफी टॉल है और ये छोटे से है। यहाँ से कैरेक्टर क्रिएट हुआ। करीबन 1-1.5 महीने के बाद नेगेटिव रिस्पॉन्स आने लगा एडिटर साहब को। ऑब्जेक्शन यह है कि फालतू है, बेकार है, ये क्यों खामखा पन्ना बिगाड़ रहे हैं आप। और धर्मवीर जब शुरू किया, डॉक्टर धर्मवीर भारती आए, तो उनकी पॉलिसी थी कि भाई कब तक ये मैंड्रेकर, फैंटम और ये सब अंग्रेजी सीरियल के अनुवाद करके छापते रहेंगे, तो कुछ हमारी ओर से भी कंट्रीब्यूशन हो। क्या हमारे देश में कोई ऐसा है ही नहीं शख्स कि जो कोई का कैरेक्टर क्रिएट कर सके? तो वो लोग मेरे पास आए। तो अब वहां जो मैंने बनाया था, करीबन 6 महीने का बनाकर एडवांस दिया था गुजराती में, वो सब के सब स्ट्रिप्स मैंने वापस लिए और उसकी लिपि बदलकर गुजराती को हिंदी बनाकर मैंने धर्मयुग में दे दिया, और 2 हफ्ते में तो सुपरहिट हो गया। अरे वाह वाह, तो क्या सीक्रेट क्या है अब तक मैं समझ नहीं पाया हूँ। ये जो ढब्बू जी का जो कैरेक्टर था कार्टून का, आपके कार्टून क्यों इतने पॉपुलर हुए? क्योंकि मैं डे टू डे लाइफ की समस्याओं को ले रहा था। हर घर में क्या हो रहा है मेरे ऑब्जर्वेशन से मैं पिकअप करता था और उसका कार्टून बना के रख देता था।
अब एक मिसाल दे रहा हूँ। डब्बू जी की बीवी जो है, डब्बू जी के पास आती है। डब्बू जी ब्लैंकेट ओढ़ कर लेटे हुए हैं, बुखार आया, वो कांप रहे हैं अंदर। तो बीवी कहती, जब शादी के लिए आप आए थे हमारे घर, तब तो आप नाचते डांस करते हुए आए थे, और अब मैं इनवाइट कर रही हूँ कि भाई मैके जाना है, आप भी साथ चलिए, तो आपको बुखार चढ़ जाता है। तो डब्बू जी कहते, तब हमारे साथ 300 बाराती थे। बातें मुलाकातें मीनू खरे के साथ। प्रोग्राम बातें मुलाकातें 100.7 FM आकाशवाणी लखनऊ। हमारे साथ आज बहुत बड़ी शख्सियत आबिद सुरती साहब हैं। तो क्या आज भी कार्टून्स की रचना करते हैं, आज भी कार्टून बनाते हैं? कार्टून बनाता हूँ, लेकिन अभी मैं बच्चों की किताबों के लिए बनाता हूँ। मैंने काफी किताबें लिखी है बच्चों के लिए, नेशनल बुक ट्रस्ट, और उनके सारे इलस्ट्रेशन, कवर डिजाइन सब मैं खुद बनाता हूँ। क्या बात है। अभी मैंने 10 किताबों का सेट, गीजू भाई का गुलदस्ता। गीजू भाई हमारे गुजरात के बड़े जाने माने एजुकेशनिस्ट, और वो गांधी जी के साथ थे। गांधी जी को 1920 में ये कहा कि आप आजादी के लिए लड़ रहे, आजादी किसके लिए? अंगूठा छाप देश के लिए। ये बड़ा जबरदस्त सवाल उछाला। गांधी जी ने फौरन कहा गिजू भाई से, आपको डंडे खाने की जरूरत नहीं है, आप जाइए ज्ञान की ज्योत जलाइए गांव गांव में जाकर। तो यहाँ से वो निकले, और सबसे पहला काम भी गिजू भाई ने जो किया वो ये किया कि गांव में जितनी भी बुढ़ियाएं थी उन सबको उसने पकड़ा। आज आपको, कल दूसरे को, परसों तीसरे को, और सबसे यही एक सवाल, आपको कौन सी कहानी याद है? सवाल जो उनका था, तो वो सवाल कहानियां निकाल रहा था, फोक स्टोरीज, लोक कथाएं। तब तो प्रिंटिंग मशीन भी बड़ा डावाडोल था। तो इस तरह उन्होंने काफी किताबें छापी, स्कूल खोली, स्कूल में एजुकेशन सिस्टम चेंज कर दिया। उन्होंने स्कूल को स्कूल नहीं कहा जी, मंदिर कहा। इसमें कोई न मुसलमान ने ऑब्जेक्शन लिया, न हिंदू ने लिया। बड़ा काम हो गया। मुझे लग रहा है कि ये जो बड़ा काम हो गया, बच्चों के लिए स्कूल की बातें हुई, बच्चों की कहानियों की बातें हुई, इलस्ट्रेशंस हुए, तो बच्चों के लिए गीत आपकी तरफ से हो जाए। बिल्कुल। कौन सा? शायद आपको पता चल गया। नानी तेरी मोरनी को मोड़ ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। वाह वाह वाह, क्या बात, तो क्या ये बात। गीत सुनते हैं।
नानी तेरी मोनी को मोह ले गई, बाकी जो बचा था काले चोले गए। नानी तेरी मोनी को मोह ले गई, बाकी जो बचा था काले चोले गए। खाके पीके मोटे होके चोर बैठे रेल में, चोर वाला डब्बा करके पहुंचा सीधा जेल में। खाके पीके मोटे होके चोर बैठे रेल में, चोर वाला डब्बा करके पहुंचा सीधा जेल में। नानी तेरी मोनी को मोह ले गई, बाकी जो बचा था काले चोले गए। उन चोरों की खूब खबली मोटे थानेदार ने, मोरों को भी खूब नचाया जंगल की सरकार ने। उन चोरों की खूब खबली मोटे थानेदार ने, मोरों को भी खूब नचाया जंगल की सरकार ने। नानी तेरी मोनी को मोह ले गई, बाकी जो बचा था काले चोले गए। अच्छी नानी प्यारी नानी रूसा रूसी छोड़ दे, जल्दी से एक पैसा दे दे तू कंजूसी छोड़ दे। अच्छी नानी प्यारी नानी रूसा रूसी छोड़ दे, जल्दी से एक पैसा दे दे तू कंजूसी छोड़ दे। नानी तेरी मोनी को मोह ले गई, बाकी जो बचा था काले चोले गए। नानी तेरी मोनी को मोह ले गई, बाकी जो बचा था काले चोले गए। प्रोग्राम चल रहा है बातें मुलाकातें। मैं हूँ मीनू खैरे और आज इस प्रोग्राम में मेरे साथ हैं जाने माने कार्टूनिस्ट, जाने माने पर्यावरणविद आबिद सुरती साहब। ये हमारे शहर लखनऊ में तशरीफ लाए हैं और हमारा ये सौभाग्य है कि ये आज बातें मुलाकातें प्रोग्राम में हमसे बातें कर रहे हैं और इनसे मुलाकात करना कितना एनर्जाइज कर देता है व्यक्ति को, ये मैं फील कर रही हूँ खुद ही। जी सुरती साहब, आप बहुत बड़े राइटर हैं, 80 किताबें आपने लिखी हैं, तो कुछ उस पर भी प्रकाश डाला जाए। आपकी उम्र जो है वो 88 साल है, आपने किताबें 80 लिखी। क्या 8 साल से किताबें लिखनी शुरू कर दी? 8 साल से नहीं, लेकिन 15 साल से शुरुआत हो चुकी थी। छोटी छोटी कहानियां, शॉर्ट स्टोरीज और प्ले, नाटक लिखता था, तो इस तरह शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन उपन्यास लिखने की जुर्रत नहीं की थी। 65 में मेरा प्यार कॉलेज की एक लड़की से था, वो NRI थी, करोड़पति थी, अरबपति थी, और मैं फटीचर था। फटीचर यानी कि फुटपाथ पर रहने वाला। किस क्लास में थे? 10th पास करके JJ कॉलेज ऑफ आर्ट में एडमिशन लिया था। तो आर्ट स्कूल में ये होता है कि एक मॉडल को सेंटर में बिठाते हैं और राउंड में सारे स्टूडेंट बैठते थे और उसका स्केचिंग करना, ये करना, मतलब पैर के नाखून कितने बड़े हैं, ये वो सारा नोटेशन भी लेना। हमारी जगह फिक्स थी। ऐसा होता था कि वो कहती थी जरा वो इरेजर देना, तो मैं इरेजर देता था। फिर मैं कहता था जरा पेंसिल देना, ये रोमांस की शुरुआत। तो वो पेंसिल देती थी। मैं देख रही हूँ कि कार्टूनिस्ट के रोमांस की शुरुआत कैसे होती है। जरा इरेजर देना, जरा पेंसिल देना। फिर करते करते एक रोज लड़के ने कहा कॉलेज के अंदर ही इतनी ही बातें हो रही है, हाउ एक्साइटिंग। तो हाँ, बोले क्यों ना हम बाहर चले। तो मैं तो उछल पड़ा, मैंने कहा चलो चिड़ियाघर चलते। उन दिनों होटल के फैमिली रूम बड़े मशहूर थे। अच्छा। हाँ, कि फैमिली रूम में जाओ और मेरा के हाथ में 5 रुपए रख दो, इसका मतलब कि अभी डिस्टर्ब मत करना। अच्छा।
तो वो कुछ नहीं, इसके बजाय ये हुआ कि भाई चिड़ियाघर गए, कभी बंदर के स्केच कर रहे हैं, कभी शेर के कर रहे हैं, और बातें भी चल रही है। लेकिन उसको बड़ा दुख हुआ, किस बेवकूफ से मैंने प्यार किया, समझे? क्यों? अरे चिड़ियाघर की बात की ना, वो एक्सपेक्ट करिए कि समंदर के किनारे पर ले जाएंगे, हाँ, या पहाड़ पर कहीं ले जाएंगे। बोरीवली में पहाड़ थे तब। जी जी जी, हाँ। तो वो प्यार की कहानी फिर वहीं पर रुक गई। कहानी की, हाँ, ये सवाल वाजिब है। इसका अंत ये हुआ कि वो NRI थी, वहां उनके पेरेंट को ये खबर पहुंच गई, और एक दिन वो लोग आए, लड़की हॉस्टल में ठहरी थी, वहां से चुपचाप उसको उठाकर प्लेन में बिठा के ले गए। अरे अरे अरे, मुझे पता ही नहीं चला। तो फिर मैं तो रोता रहा, क्या करूं मैं इंट्रोवर्ट था अपने, हाँ, तो भीतर ही भीतर रोता रहता था। कभी होता था कि सुसाइड कर ले। तो मुझे फिर एहसास हुआ कि भाई प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि मैं मेरी कहानी किसी को सुना नहीं सकता, कोई मेरा दोस्त ही नहीं। अगर मैं किसी को सुना देता हूँ तो दिल की भड़ास निकल जाती है। तो अगर कोई दोस्त नहीं है तो मैं कागज पर क्यों ना लिख लूं। तो मैंने लिखना शुरू किया, और एक के बाद कागज भरते गए। हम चौल सिस्टम में रहते थे, और हमारे पड़ोस में कबाड़ी रहता था। वो देखता था हमारे कमरे के पास से गुजरते हुए कि बंदे को हो क्या गया है। तो एक रोज वो आया मेरे पास, तब तक मैं करीब करीब सब लिख चुका था। उसने कहा कि आए अभी क्या लिख रहा है तू? तो मैंने सारा उठाया, मैंने कहा ये ले जा, बेच देना तेरे कबाड़ के साथ में, और आधा पैसा मुझे देना। अच्छा। लेकिन उसने गलती क्या की कि वो पढ़ने की शुरुआत की है। जहाँ ठेला लगाकर बैठता था ना, टाइम काफी रहता था, तो एक के बाद एक पढ़ने। उसकी लिंक एक पब्लिशर से थी। कबाड़ी ने पढ़ी कि वो सीधा प्रकाशक के पास गया, और प्रकाशक के टेबल पर रखी वो मैन्युस्क्रिप्ट, बोले ये बहुत बढ़िया चीज है, आप पढ़ लीजिए। आप प्रकाशक ने पढ़कर मुझे सीधा फोन लगाया। अच्छा। हाँ, कि हम आपकी किताब छापना चाहेंगे, 2 महीने में आपकी किताब मार्केट में आ जाएगी। तो इस तरह मेरी शुरुआत लिटरेचर में हुई है। क्या नाम था उस किताब उसका का? नाम था टूटे हुए फरिश्ते। बायोग्राफी थी पूरी, जिस लड़की से प्यार था उसके साथ जितनी भी घड़ियां बीती थी लिखता गया। टूटे हुए फरिश्ते। टूटे हुए फरिश्ते। हमें लग रहा है कि ये बड़ी रोमांटिक कहानी है, एक रोमांटिक सा सॉन्ग भी हो जाना चाहिए इस समय। क्या बात, क्या बात। उसी लड़की को डेडिकेट कीजिए। देखिए, नाम मैंने आज भी नहीं पूछा, जबकि ये इतनी पुरानी घटना हो गई है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी कि उनके लिए आप एक सॉन्ग डेडिकेट करें इसी प्रोग्राम में। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, हाय हाय, जिंदगी धूप तुम घना साया। साया। क्या बात है, क्या बात है। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया। आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल को हमने समझाया, आज फिर दिल को हमने समझाया, जिंदगी धूप तुम घना साया।
बातें मुलाकातें में आज हमारे साथ हैं जाने माने कार्टूनिस्ट, लेखक और पर्यावरणविद जनाब आबिद सुरती साहब। आबिद साहब, आप बातों बातों में ही हंसते हंसाते बहुत गहरी बातें कर जाते हैं। शायद इतनी देर से हम लोग बराबर हंस ही रहे हैं, लेकिन कहीं मन को अंदर तक बातें साल जा रही हैं कि किसी लड़की से इतनी कम उम्र में प्रेम हो जाता है। नेचुरली उसे असफल तो होना ही था, लेकिन वो इतना कहीं अंदर तक छू जाता है, इतना अंदर तक कहीं बिखेर जाता है कि एक टूटे हुए फरिश्ते का जन्म होता है। तो उसके बाद किताबों का सिलसिला चला। फिर मुझे लगा कि मैं राइटर हूँ, समझे, और मैं लिख सकता हूँ। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जिसे हम कहेंगे। जी जी, आपने बार बार कहा कि जो वो लड़की थी जिससे आप प्रेम करते थे वो बहुत अमीर थी और आप गरीब थे। कुछ पारिवारिक, मैंने गरीब नहीं कहा, फटीचर था। फटीचर यानी फुटपाथ वाला। मैं कुछ पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहूंगी। जी, 47 से पहले माहौल ऐसा बना था कि बंटवारा होने जा रहा है। बंटवारे का मतलब लोगों ने ये निकाला कि ये हिंदुस्तान है तो ये तो हिंदुओं का राज हो गया, और पाकिस्तान जो बना है वो मुसलमानों का राज है, तो फिर हम तो यहाँ रह ही नहीं सकते मुसलमान लोग। तो माइग्रेशन शुरू हुआ। तो हम सूरत से माइग्रेट करके बम्बई आए। बम्बई से जहाज में बैठकर कराची जाना था, लेकिन हमारी जो दादी अम्मा थी वो नेशनलिस्ट थी। उन्होंने गांधी जी के साथ काम किया था, चरखा चलाना उसने मुस्लिम महिलाओं को इकट्ठा करके सिखाया, चरखा कैसे चलाया जाता है। वो कहती थी गांधी जी जो कहते हैं वो सच है और ये करना पड़ेगा, सब मेरे ग्रुप में रहना है। तो इस तरह उन्होंने पूरा बाज़ाब्ता ग्रुप बनाया था, लेकिन ये नहीं सोचा था कि इस तरह डिवीजन होगा, डिवीजन की तैयारियां होगी और हिंदुओं का राज अलग बनेगा, मुसलमानों का अलग बनेगा। कुंभा आया और मैं अब टिकट कटवाने की नौबत आई कि कराची जाना चाहिए। तब दादी माँ ने कहा कि जिसको जाना हो कराची वो जाए, ये मेरी भूमि है, मैं यहाँ पैदा हुई हूँ, इसी माटी में मैं दफन होगी। अब पूरा सन्नाटा छा गया कुंभे में। वोटिंग जैसा कुछ हुआ कि भाई कौन जाना चाहता है, तो आधा परिवार जो है वो चला गया, बाकी का आधा यहाँ रह गया। ये इस तरह हम लोग इंडिया में रह गए, थैंक्स टू दादी अम्मा। दादी माँ को बातें मुलाकातें के इस प्रोग्राम से, इस मंच से भी मैं सलाम करती हूँ। वाह जी, क्या बात है। जी, तो आगे बताएं कि कैसे जो आर्थिक स्थिति थी परिवार की वो क्या थी, कैसे आपने बताया कि फुटपाथ पे रहते थे, वो सब कैसे हुआ, क्या हुआ? मेरी अम्मी घर घर में काम करती थी, झाड़ू पोछा ये जो करते हैं भाई लोग आते ये काम करना है, बिल्कुल वही करती थी। किसी तरह उन्होंने मुझे पढ़ाया, बस उनके दिमाग में ये बैठ गया था अगर मैं बच्चे को पढ़ाऊंगी तो जिंदगी सबकी सुधर जाएगी। जब मैंने कॉलेज जाने के दिन आए तो मैंने कहा कि मैं कॉलेज में जाना चाहता हूँ। घर वालों ने जो मेन कमाई करने वाली जो कोई फैमिली को टिकाए रखे हुए थे वो मेरी अम्मी थी, और जो भी छोटे बड़े लोग थे उनके साथ मशवरा किया, और उन लोगों ने ये तय किया कि ये लड़का अगर आगे बढ़ना चाहता है तो हम तो कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास उतनी पूंजी नहीं है। लेकिन मुझसे कहा तुम जाना चाहते हो कॉलेज में तो जाओ, लेकिन जुगाड़ करो अपनी फीस का। तो मैं जुगाड़ करने निकला, जो दोस्त लोग थे उनको बुलाया, मैंने कहा भाई ये सिचुएशन है, क्या किया जाए, मुझे नौकरी चाहिए हर हाल में कि ताकि मैं इस कॉलेज की फीस भर सकूं। तो उन लोगों ने कहा कि भाई तू नौकरी करेगा तो कॉलेज में कब जाएगा। अल्टीमेटली ये तय हुआ कि एक दोस्त जो था वो बॉलीवुड में था, फिल्म इंडस्ट्री, तो मुझसे कहा गया कि तुम आ जाओ। वो फिल्म में था, फिल्म इंडस्ट्री में शक्ति सामंत का सीनियर असिस्टेंट, और मुझे उसने 4th असिस्टेंट का दर्जा दिया, मतलब झाड़ू पोछा करना इधर उधर, लेकिन इज्जत बढ़ा दी थोड़ी सी। जी जी। तो इस तरह मैं इसमें एंटर हो गया फिल्म लाइन में। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है कि मैंने काम बताया ना, झाड़ू पोछा करना, ये करना, इधर भागो उधर भागो, ये लेकर आओ। तो हमारी हीरोइन थी जो सुप्रिया चौधरी के नाम से बंगाल से आई थी, और उसकी ये पहली फिल्म थी। फिल्म का नाम था बेगाना। मुझसे कहा जाओ मेरे जूते लेकर आओ। उसके जूते मेकअप रूम में थे, तो मैं दौड़ा दौड़ा गया, जूते लेकर आया। फिर कह मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जूते पहनाओ। तो मैं तो बैठ गया चरणों में, सैंडल पहनाने लगा। लेकिन उसकी बगल में एक महिला बैठी हुई थी, जूनियर आर्टिस्ट थी, वो धर्मयुग पढ़ रही थी, और उसने कहा सुप्रिया से, बहुत बढ़िया कहानी लिखी है किसी ने,
तो उसने पूछा नाम क्या है उसका, राइटर का। उसने सोचा शरद बाबू या रविंद्र बाबू का नाम आएगा। तो इसने कहा कि कोई आबिद सुरती नाम का। अरे ये तो वो यही है, आबिद सुरती। उसने फौरन पैर खींच लिया। जी जी अभी ये बात जो थी, लोग सुन रहे थे, कैमरामैन ये वो, फौरन डायरेक्टर दौड़ता हुआ आया, मुझसे कहा देखो मैं फुटपाथ पर रह रहा था, जिंदगी की शुरुआत जो है फुटपाथ पर जी रहा था, और मुझसे कहा गया कि कल से आप सुप्रिया चौधरी के साथ 5 स्टार होटल में रहोगे। उसको डायलॉग सिखाने हैं। क्या बात है, क्या बात। हिंदी डायलॉग जो है ना उसको सिखाने हैं। सेट पर आने से पहले सारे डायलॉग तैयार हो जाने चाहिए। अब यहाँ से एक अजीब कहानी शुरू हुई। शी बिकेम माई गाइड एंड आज जो कुछ मैं हूँ थैंक्स टू हर, काफी कुछ उसका कंट्रीब्यूशन है। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो। प्रोग्राम बातें मुलाकातें में आज हमारे साथ हैं जाने माने कार्टूनिस्ट, लेखक और पर्यावरणविद जनाब आबिद सुरती साहब। फिल्म इंडस्ट्री में जो मुझे ट्रेनिंग मिली उसका रिजल्ट मुझे कॉमिक्स में मिला। फिल्म मीडिया जो है वो रीडिंग का नहीं है, सुनने का है। थिएटर जो है वो अलग पहलू लेकर आता है। बिल्कुल, हाँ, वहाँ क्लोजअप लॉन्ग शॉट कुछ नहीं आएगा, जो बोलेंगे वही मिलेगा। सारी बातें सीखी थी वो सारी मैंने कॉमिक्स में डाल दी, बहादुर में। और परिणाम ये आया कि बहादुर के कॉमिक्स ऐसे सुपर डुपर हिट हो गए कि आज भी उसके पाठक, जिसमें सबसे बड़ा पाठक शाहरुख खान है, उसने तो अपने कैबिन है फ्लैट के अंदर, उसके अपने फ्लैट में, तो पीछे दीवार पर बहादुर का पोस्टर लगाया हुआ है। कितना प्यार होगा उसको। जैसे लोग डब्बू जी को जानते हैं, डब्बू जी के फोटो लगाते हैं, मेरे फोटो लगाते हैं, इस बंदे ने वो लगाया। आज आपसे बात करने के बाद मैं एक फोटो आपका लगाने वाली हूँ। वाह। एक गीत सुनते हैं। गीत कौन सा सुनाऊं ये आपको बताना है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, जीना इसी का नाम है। जीना इसी का नाम। जी। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारों दिल के हम अमीर हैं।
अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी। किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे। कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उठा। किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। वेलकम बैक। आफ्टर द म्यूजिकल ब्रेक हम बात कर रहे हैं आबिद सुरती साहब से, उनके जीवन के इस खूबसूरत सफर के बारे में बात कर रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत मोड़ों से होकर हम गुजर रहे हैं। आबिद साहब, राइटर आप बन गए, पेंटर भी है। बेसिकली मैं पेंटर ही बनना चाहता था जिंदगी में, इसीलिए तो मैंने आर्ट स्कूल में दाखिला लिया। और मेरे अरमान ये थे कि एक दिन मैं चोटी का पेंटर बनूंगा। और इस टॉप पर पहुंचने की जद्दोजहद में मैं 5 फ्लॉप शोज मैंने दिए 1964 से लेकर 69 तक। मैं परेशान था कि क्या करूं, शादी भी हो चुकी थी, बीवी भी पीछे पड़ी रहती थी। वे अब छोड़ो, पेंटिंग कर रहे हो, ब्रश लेके बैठे रहते हो, ये वो बेचारी वो भी सही थी, गलत नहीं थी। उसे फैमिली संभालनी थी, 2 बच्चे थे। उनका नाम क्या था? मासूमा बेगम। तो ये जो फ्लॉप शो आपने बताया कि गैलरी आपने एग्जीबिशन वगैरह लगाई, 5 बार लगाई। 5 फ्लॉप शो, एक पेंटिंग नहीं बिका, कसम खाने को। हो। तो एक एग्जीबिशन में मेरे 5-5 हजार रुपये जाते थे तब। आज मैं लगाता हूँ तो समझ लो कि 1 या 2 लाख रुपए चाहिए एक एग्जीबिशन लगाने के लिए। अच्छा, तो फिर आपको छोड़ना पड़ा पेंटिंग का काम? नहीं, छोड़ा नहीं। हाँ। मैंने आखिरी शो 1969 में किया। उससे पहले मैंने बीवी को तसल्ली कर दी कि देखो ये आखिरी एग्जीबिशन है, अगर ये फ्लॉप हो गई तो हम सब कुछ बेच के गांव चले जाएंगे। तो बीवी खुश हो गई, लेकिन उसको पता नहीं था कि किस्मत में क्या लिखा है। वो 69 में ये बात हुई, 70 में मेरा शो ओपन हुआ और सारे पेंटिंग सोल्ड आउट। क्या बात तो पुराना कर्जा सारा चुकता हो गया जी, घर में बैंक बैलेंस आ गया और बीवी भी खुश हो गई। वो तो मैं किसी तरह वो बाकी बचे पैसे मैंने उसको थमा दिए, रख तो ऐश कर। चलिए, तो फिर आप सफल पेंटर बने। हाँ, तो सफल पेंटर बनने की वजह, मैंने कहा मुझे टॉप पर पहुंचना था। तो टॉप पर आदमी कब पहुंचता है कि जब आप कुछ नया ख्याल लेकर आती है। आखिरी शो जो जाने की तैयारी कर रहा था, उसमें नयापन ये था कि शीशे के टुकड़े यूज किए मैंने। जैसे आप राजस्थान जाती हो तो वहां दरवाजा रहेगा, दरवाजे पर एक मोर इधर बना है, एक मोर इधर बना है, माथे पर एक मिरर लगा हुआ है, उसके दूसरे माथे पर दूसरा मिरर, कलर के टुकड़े लगे हुए। मैंने कहा इसको मॉडर्नाइज किया जाए ये टेक्निक को। तो उसका नाम मैंने मिरर कोलाज दिया। कैनवास पर ये टुकड़े चिपकाते जाओ, क्रिएट करते जाओ पेंटिंग, और ये टोटल सोल्ड आउट हो गया। ये एयर इंडिया वालों ने 5 तो खरीद लिए और मुझे असाइनमेंट दिया कि एक जापान के लिए आपको एक बड़ा म्यूरल बनाना पड़ेगा, 20 फीट चौड़ा और 10 फीट ब्रॉड। तो मैं तो खुश हो गया, इसमें तो पैसे कमा लिए थे, अब 20-25 हजार रुपए और मिलेंगे मुझे। मैंने तैयार कर लिया, सब आए देखने के लिए जापान भेजने के काबिल है कि नहीं है। ये सब पैसे लगा रहे थे 20-25 हजार रुपए। तो वो आए, आकर देखा तो वो भी चकाचौंध रह गए। मिरर, इसमें मिरर कोलाज में नई बात ये थी कि जो आदमी देखेगा उसके चेहरे के टुकड़े उड़ जाएंगे।
क्योंकि पीसेस लगे हुए ना, चेहरा एक नहीं डिसाइड हो रहा। टूटा हुआ फरिश्ता एक बार फिर सामने आता है। अल्टीमेटली ये हुआ जब वो मेरे स्टूडियो पर देखने आए तो देखकर कहा, आबिद भाई इसके साथ तो आपको भी जापान जाना पड़ेगा। तो मेरा जापान का टूर भी हो गया। वाह 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 वाह। गीत कौन सा हो जाए? अरे गीत की गुंजाइश तो बहुत है जी। बंदे में था दम, बंदे में था दम। वंदे मातरम। माटी पुकारे तुझे, देश पुकारे, आजा रे अब आजा रे, भूले हम राहे हमें राह दिखा दे, आजा रे राह दिखा दे। ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, जालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। हो कद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान गे। वंदे में था दम, वंदे मातरम, वंदे में था दम, वंदे मातरम, वंदे में था दम, बना रे नफरत की आधी बहती रे, वहशी दिलों को बापू प्यार सिखा दे, आजा रे बापू आजा रे। ओ झूठ का बढ़ता जाए राज, ओ बाबू अपने ही हो गए धोखेबाज, आज हमें अपनों से बचा ले, आजा रे बापू मेरे। आबिद सुरती साहब के साथ बातें मुलाकातें प्रोग्राम में मैं हूं मीनू खरे। आज हम इनसे बातचीत कर रहे हैं इनके जीवन के सफर के बारे में, और बार बार बहुत ही कलरफुल मुझे एक कोलाज दिख रहा है जिसमें अलग अलग शेड्स है जिंदगी के। एक तरफ हंसने हंसाने की बातें हैं, दूसरी तरफ कहीं बहुत ही गहरी और सीरियस बातें हैं, बहुत ही प्रेरक बातें हैं। एक बहुत प्रेरक पहलू है आपके व्यक्तित्व का सुरती साहब, जो कि जल संरक्षण से जुड़ा हुआ है। बूंद बूंद बचाने का जो आपका अभियान है, पानी बचाओ अभियान जो है वो बचपन से मेरे साथ जुड़ा रहा। हम लोग फुटपाथ पर रहते थे, पानी भी फुटपाथ से भरते थे। वहां एक एक बकेट पानी के लिए युद्ध खेले जाते थे। अगर कोई बीच में घुस गया तो मार पीट, हंडे उड़ेंगे, बकेट्स उड़ेगी। ये मैंने करीबन 5-6 साल तक कंटिन्यूअस देखा। पानी की अहमियत मुझे वहां पता चली कि भी एक बकेट पानी के लिए लोगों के माथे फूट जाते हैं। बचपन तो पीछे छूट गया, लेकिन लड़ाइयां जो देखी थी वो साथ साथ चली। तो जब मैं बड़ा हुआ, स्कूल में गया, कॉलेज में गया, जहां मुझ में बोलने की ताकत आई, किसी दोस्त के घर ड्राइंग रूम में बैठा हूं और कहीं टपाक 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 पानी जा रहा है, तो मैं दोस्त से कहता था, यार देख कोई नल खुला रह गया है, क्या है? तो बोले नहीं वो नल खराब हो गया। तो मैंने कहा रिपेयर करवा ले। तो क्या वो रिपेयर नहीं करवा सकते क्योंकि कोई छोटे काम के लिए प्लम्बर आता ही नहीं। ये तो प्रॉब्लम हम लोग भी फेस करते हैं, छोटा काम हो, एक टैप बदलवाना, प्लम्बर नहीं आएगा। ये है। और दूसरी बात उसने ये कही कि आबिद भाई आप एक बूंद के लिए क्यों माथा पच्ची कर रहे हैं, जस्ट फॉरगेट इट। अब मेरे पास जवाब नहीं था कि चंद बूंदे ही जा रही है। तब एक अखबार में एक आर्टिकल आया था, पानी पर था वो, और उसमें गणित लगाया था कि 1 सेकंड में 1 बूंद जाया होती है तो 1 महीने में 1000 लीटर पानी गोज डाउन द ड्रेन। 1000 पानी पीने के पानी की बोतल कोई गटर में बहा रहा हो, वो इमेज मेरे सामने क्रिएट हुआ। और मैंने कहा इसका इलाज ढूंढना पड़ेगा जी। हाँ, ये सिर्फ बूंदों का सवाल नहीं है, ये तो गंगा मैया को बचाने का सवाल है। समझे, इतना बड़ा काम है जी।
और उसके बाद में मुझे उसका भी जवाब मिल गया कि रिपेयर करना है तो एक प्लम्बर को हायर करो और उसके घर पहुंच जाओ। मैंने कहा ये तो बड़ा आसान काम है, गंगा मैया को बचाना मुश्किल है, गंगा को बचाने के लिए मुझे बनारस जाना पड़ेगा, वहां से प्लास्टिक पोल्यूशन निकालो, ये पोल्यूशन निकालो, बहुत बड़ा काम है वो। लेकिन मैं चाहता था कोई ऐसा काम हो जो हर शख्स कर सके, भारत के कोने कोने में लोग कर सके। ये कॉन्सेप्ट मेरा ड्रॉप डेड फाउंडेशन का जो क्रिएट हुआ बूंद बचाने का, और वो ऐसा चला तूफान की तरह, उड़ता हुआ जैसे जाता है वैसे वर्ल्ड ओवर। इंडिया में भी इतने लोगों ने गांव गांव में ये एडप्ट कर लिया। मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन जिन जिन लोगों ने मुझे मैसेज डाले उनका मुझे मालूम है कि भाई इस गांव में इन लोगों ने काम किया, फला जगह पर ये लोग कर रहे हैं। जैसे मुझे पता ही नहीं है कि भी ऑल ओवर इंडिया कितने लोग काम कर रहे हैं। तो एक रोज टाइम्स ऑफ इंडिया में बड़ी हेडलाइन आई, कोई अगर आपके घर की घंटी बजाता है, आप दरवाजा खोलते हैं और आपके सामने एक खतरनाक विलन खड़ा है तो डरना मत, वो गुलशन ग्रोवर है जो आपका नल फ्री में ठीक करने आया है। अरे वाह वाह वाह। तो पता चला गुलशन ग्रोवर भी फॉलो कर रहा है। जर्मन लोग आए थे, उन्होंने वीडियो बनाया, वो सारे यूरोप में इसको रिलीज किया। जिस घड़ी में रिलीज किया तो वहां से मेरी एक स्टूडेंट है फ्रांस में, पहला फोन उसका आया, सर वी आर वॉचिंग यू ऑन टीवी। अरे मैंने कहा मैं वहां फ्रांस में कैसे पहुंच गया? तो बोले वो पानी का काम आप जो करते हैं उससे पता चला। फिर दूसरी लड़की का फोन आया, पोलैंड, सर यू आर इन माई बेडरूम। तो ऐसे ऐसे तो लाइफ इज हिलेरियस, लिव इट हैप्पीली, चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, कैसी भी जिंदगी किसी भी डगर पर आपको ले जाए, बी हैप्पी। तो आप सब जगह लेके जाते हैं प्लम्बर, और क्या पूछते हैं कि आप क्या कोई टैप तो नहीं खराब है? पूछते तो यही है, लेकिन हम जाने से पहले जैसे मंडे को हाउसिंग सोसाइटी के सेक्रेटरी से मिले, उनको बताया कि भाई हमारा ये काम है और हम चाहते हैं कि अगले इतवार को आपकी पूरी बिल्डिंग के सारे नल जितने भी खराब है वो हम फ्री में ठीक कर देंगे। तो कोई ना नहीं कहेगा जी, आ जाओ। उसके बाद में शनिचर के रोज हम लोग वो पैम्पलेट डालते हैं। इंफॉर्मेशन ये होती है कि हम कोई मार्केटिंग वाले नहीं है, लोगों को बड़ा डर रहता है ना फ्लैट में रहने वाले। हाँ, हम कोई पॉलिटिकल एजेंडा लेकर नहीं आ रहे, हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि आपके घर का नल फ्री में ठीक हो जाए। जी जी। तो फिर जाते तो सारे दरवाजे खुल जाते हैं। बूंद बूंद मिलके बने लहर और लहर, लहर लहर मिलके बने सागर, हो बने सागर, हो बने सागर। दूर पास तेरी दया मिलती निरंतर, भरते रहे अपने मन की गागर, हो मन की गागर, हो मन की गागर। हमें दिया जो भगवान से पाया, दिया हमें एक नए मन का उजाला। तूने ही सिखलाई हमें प्यार की सेवा, जब भी कहीं गिरने लगे तूने संभाला। ओ सर्व धर्म समन्वयम, समन्वयम, समन्वयम। ओ हो बूंद बूंद मिलके बने लहर और लहर,
कहाँ से इतना आता है? इसमें फंड तो लगते ही है ना। बढ़िया सवाल है। अगर आप कोई नेक काम करना चाहती है, हाँ, ये गौर से सुनना, और आपके लिसनर्स को भी कह रहा हूं कि प्लीज लिसन केयरफुली। अगर आप कोई नेक काम पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, अपने स्वार्थ के बिना करना चाहती है, तो गॉड बिकम्स योर फंड रेजर। और मैंने पहली बार शुरू किया तब मुझे भी यही ख्याल आया था, और ये सोच रहा था कि 1 लाख रुपए का चेक आ गया। कहाँ से आया? उत्तर प्रदेश साहित्य संस्थान की ओर से। अरे वाह, वाह, हाँ, वाह। मेरे साहित्य के सिलसिले में था वो। अच्छा, वो जो पुरस्कार मिला था पुरस्कार, आपको, हाँ, 30वीं 1 लाख आंक का, हाँ, चेक। हाँ, हाँ। हाँ, तो मैंने ये सोचा कि भाई ये इसी वक्त क्यों आया? आ सकता था 5 साल पहले भी, 5 साल बाद भी आ सकता। ये मोमेंट जो था, क्योंकि इस मोमेंट में मैं सोच रहा था कि मैं लोगों की भलाई कैसे करूं। ऊपर वाले ने ये सुन लिया और अवार्ड यहाँ भेज दिया। कि छप्पर फाड़ के तो नहीं दे सकता जी। बम्बई के अंदर या कहीं भी। तो आपने इस तरह से पैसे मिलते जा रहे हैं, आराम काम से होता जा रहा है। आज तक किसी से 1 पैसा फंडिंग हमने नहीं मांगा है। आज तक 15 साल से निरंतर चल रहा है। बीच में किसी ने कुछ $500 हमारे अकाउंट में डाल दिए, ड्रॉप डेड फाउंडेशन के। हमारी वेबसाइट पर लिखी है, डिटेल्स है, उसने डाल दिए। अब मुझे तो पता ही नहीं, मुझे बैंकर ने बताया कि भाई इतने डॉलर आए हैं आपके अकाउंट में। मैंने कहा किसने भेजे भाई, मुझे तो इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। तो फिर उसने मुझे टेलीफोन नंबर दिया, मैंने फोन लगाया वहां। तो वहां जिस बंदे ने ये पैसे भेजे थे, उसने बताया कि ही इज इम्प्रेस बाय माय वर्क, पॉइंट नंबर 1। और उसने क्राउड फंडिंग की है। हाँ, उसने बताया मैंने क्राउड फंडिंग की है। किसी ने $5 दिए, किसी ने 10 दिए, और जो जितना पैसा आया हमारे पास, जितने डॉलर आए, वो हमने आपको भेज दिए। जी, जी। अब देखो, मेरा कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं। अमिताभ बच्चन ने मुझे शो के लिए बुलाया। शो जैसे ही खत्म हुआ, जिसमें मेरे जैसे लोगों को जगह मिले, जैसे ही मेरा प्रोग्राम खत्म हुआ, अमिताभ ने अनाउंस किया मेरी ओर से 11 लाख रुपया डोनेशन टू ड्रॉप डेड फाउंडेशन। जी। तो मैंने उसे कहा मैं क्या करूं 11 लाख का, मेरी रिक्वायरमेंट 5,000 रुपया महीने के है, तो ये तो मुझे 5 जन्म तक चलेंगे तुम्हारे पैसे। तो बोला नहीं, रखो, कुछ नया करो। ये उसकी महानता थी। जी। तो ये जो बूंद बचाने का आपका अभियान है, आप ये क्या समझते हैं कि आप तो कर ही रहे हैं, लोग भी इससे बहुत ज्यादा जुड़ रहे हैं, ग्लोबली वर्ल्ड ओवर जुड़ रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ मैं। जी, जी। सिंगापुर वाले आए थे वीडियो बनाने के लिए जी। उन्होंने 35 मिनट्स का वीडियो बनाया, और एशिया नेटवर्क पर हर जगह दिखाया गया वो। जी, जी। आप लखनऊ आए हुए हैं, लखनऊ आपको कैसा लगता है? पानी का प्रचार करने के लिए मुझे बुलाया गया है, और उसी मकसद के साथ आया हूँ। और लखनऊ के बारे में तो कुछ कहना ही, क्या कहते हैं, इतना खूबसूरत। और मैं देख रहा हूँ कि दिन ब दिन ये और खूबसूरत होता जा रहा है। जैसे पिछली बार देखा था उससे और बेहतर लग रहा है। जी, 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 जी। मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। बिल्कुल। आबिद सुरती साहब, आपसे इतनी सारी बातें की, लखनऊ वाले आपको पसंद है, लखनऊ शहर आपको पसंद है? नहीं, लोग बहुत ही, यहाँ वो फीलिंग भी नहीं है कि मैं मुसलमान हूँ और आप हिंदू है। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। कौमी यकजहती जो है वो यहाँ पर कूट कूट के भरी हुई है लोगों में। तो आबिद सुरती साहब, बहुत लंबी बातें हुई आपसे। आज के इस एपिसोड को हमें यहीं एंड करना होगा। मैं चाहती हूँ कि आप ही की पसंद का गीत, ये लखनऊ की सरजमी, सुनवा दूं एंड। अरे क्या बात, मेरी डायरी में लिखा हुआ। तो मैं चाहूंगी कि ये सिलसिले बार बार चलते रहें, आप बार बार लखनऊ आते रहें, हमसे मिलते रहें, और इसी तरह से आकाशवाणी लखनऊ के स्टूडियोज में आप मुखातिब होते रहें हमारे FM चैनल के श्रोताओं के साथ। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, इतने प्यार से आपने स्वागत किया। थैंक यू सो मच। ये लखनऊ की सरजमी
ये लखनऊ की सरजमी, ये लखनऊ की सरजमी, ये रंग रूप का चमन, ये हुस्न इश्क का वतन, यही तो वो मकाम है जहाँ अवध की शाम है, जवां जवां हंसी हंसी, ये लखनऊ की सरजमी, ये लखनऊ की सरजमी। श्रोताओं, ये था बातें मुलाकातें का आज का अंक और अब मैं मीनू खरे आपसे विदा लेती हूँ। बाय बाय, थैंक यू। ये लखनऊ की सरजमी, ये लखनऊ की सरजमी।